Hello aspirants. So here we are in the last class of philosophy. अभी तक हम लोग ने लास्ट क्लास में एथिक्स की बातें की जो आज अंत करेंगे हम. तो इन लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट एथिक्स, मोरालिटी, इंटीग्रिटी, द अकाउंटेबिलिटी थिंग्स, व्हाट यू हैव टू डू एज अ ऑफिसर, एज अ ब्यूरोक्रेट, एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट. दोज आर लाइक ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, इनके बारे में. तो सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग अबाउट ट्रांसपेरेंसी. व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी का सीधा सीधा सा मतलब है शासन प्रशासन का खुलापन. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट, इट इज ओपन. जो ओपन हो वो होता है ट्रांसपेरेंसी. इसका मतलब है कि सरकार के जो डिसीजंस होंगे, सरकार की जो पॉलिसीज होंगी और उनकी वर्किंग जो होगी, जो वर्किंग प्रोसेस होगा, उसके बारे में आपको, दैट इज पब्लिक को, पूरी जानकारी होनी चाहिए. दैट इज ट्रांसपेरेंसी इन द इजीएस्ट फॉर्म. व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड ट्रांसपेरेंसी? तो ट्रांसपेरेंसी से होता क्या है? ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी ये इंश्योर करती है कि सरकार, दैट इज बिहाइंड अ ग्लास वॉल, काम करे. मतलब बिहाइंड अ ग्लास वॉल मतलब अगर आप जिस रूम में बैठे हो चारों तरफ से सिर्फ कांच होती, पारदर्शिता होती, तो आप दिख रहे होते बाजू रूम वाले को कि आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के. आप बैठ के अभी लेक्चर देख रहे हो. इनका कहना वैसे ही है. यही है मेन आइडिया ट्रांसपेरेंसी की का, कि सरकार को ऐसे काम करना चाहिए दैट दे आर बिहाइंड अ ग्लास वॉल. इससे होगा क्या? इससे पब्लिक को पता चलता है कि कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज किन लोगों को फायदा पहुंचाती है या पहुंचाएगी, और पब्लिक के पैसे, आपके ही और हमारे टैक्स के पैसे हैं वो टैक्स के पैसे, पब्लिक के पैसे कहां और कैसे खर्च हो रहे हैं, जब इनका लेखा जोखा सब एक ट्रांसपेरेंसी से गवर्नमेंट देगी. इससे होगा क्या? क्या होगा इससे? इससे पब्लिक को, सरकारी ऑफिशियल्स को, नहीं नहीं, पब्लिक जो है इससे क्या कर पाएगी? इससे पब्लिक को, सरकारी ऑफिशियल्स को, उनको एक्शन जो ले रहे हैं वो सरकारी ऑफिसर अकाउंटेबल कर पाएंगे हम. ठीक है, हम चेक कर पाएंगे कि आर दे सही और आर दे गलत. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी अगर मैं बात करूं ना, तो ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, बल्कि इसके कई डायमेंशंस हैं. इससे गवर्नमेंट के हर इशू में होने वाली चीजों को हम समझ सकते हैं. जैसे कि क्या क्या डायमेंशन है? पहला कहीं देखें तो पब्लिक डीलिंग. आप ऑफिसर बनोगे तो एक मेजर काम क्या होगा? आपका पब्लिक डीलिंग का काम होगा. जैसे कि क्या है, आप कोई पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर बन गए तो क्या होता है? पब्लिक डीलिंग का मतलब सरकारी सौदे होते हैं, सरकारी समझौते होते हैं, सरकार किसी को बिड होता है, किसी को ठेके देती है, ये सब अगर ट्रांसपेरेंट है हमारी गवर्नमेंट, तो ये सब खुले तौर पर होना चाहिए. जैसे अभी ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम है, वैसे ही होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज पॉलिसी डीलिंग. नेक्स्ट, सर्विस डिलीवरी. सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर्विस डिलीवरी का. पब्लिक सर्विस जैसे राशन कार्ड हो गया, ठीक है, लाइसेंसेस हो गए, इनको कैसे डिलीवर किया जा रहा है, इसकी सारी जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए. कैसे बनता है, क्या दिक्कतें आती हैं, कोई भी हर्डल नहीं आना चाहिए इसमें. दैट इज सर्विस डिलीवरी. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन क्राइटेरिया. आप जब सरकारी स्कीम्स को अवेल करने जाते हो, लेट से आयुष्मान भारत कार्ड बनने जा रहा हो या राशन कार्ड बनने जा रहे हैं या आधार कार्ड, तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है. कोई भी सरकारी स्कीम हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है. कहीं भी आपको जॉब देना है, सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, व्यापम के एग्जाम आएंगे, तो आपको जॉब एप्लीकेशन को भरना पड़ता है. ये एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. दैट इज एप्लीकेशन क्राइटेरिया शुड बी ट्रांसपेरेंट. मैंने बोला ना, बहुत डायमेंशन है ट्रांसपेरेंसी के. ऐसा नहीं कि बस ठेके वेके में काम आएगा. देखो क्या क्या हो गया: पब्लिक डीलिंग, सर्विस डिलीवरी, एप्लीकेशन क्राइटेरिया. इसके बाद एक्सपेंडिचर एंड कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ खर्चा हो रहा है और किसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है. इसका मतलब आपका पैसा जो आपने टैक्स में दिया है, मतलब पब्लिक का पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है,
इसका पूरा हिसाब किताब सरकार को देना चाहिए और वो देते भी हैं। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में पूरा आता है ना कि इतना पैसा आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक प्राइमरी डेफिसिट, सब चीजें देनी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड क्वालिटी। कॉस्ट एंड क्वालिटी, सरकार जो प्रोजेक्ट किसी को दे रही है, सरकार के प्रोजेक्ट में लेट्स से कि सरकार एक डैम बनवा रही है, तो उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, उसका क्वालिटी कैसी यूज हो रही है, ये सब पब्लिक को पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी लीड्स टू। नाउ इतना कुछ करने के बाद हम समझते हैं क्या इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपेरेंसी का, क्या होगा ट्रांसपेरेंसी होने से हमारे देश में या समाज में। क्वेश्चन आते हैं भाई ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी से। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी एक बेहतर गवर्नमेंट या बोल सकते हो एक बेहतर गवर्नेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इसका कुछ मेन रीजन है जो मैं आपको बताता हूं। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो सरकार हमेशा बोलती है, गुड गवर्नेंस। कब बनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे हमारे देश में? डू राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे सबके सब कब बनाया जाता है। जब भी देख रहे हो तब लिखना, अगले साल देख रहे हो अगले साल लिखना, बट लिखना सबके सब, खोज के लिखना। तो ट्रांसपेरेंसी जो होता है आपका, ट्रांसपेरेंसी करप्शन को रोकने में मदद करता है और गवर्नमेंट के फंक्शंस को पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खोल देता है। गवर्नमेंट जो भी चीजें कर रही हैं, अगर गुड गवर्नेंस है तो सरकार को हम रोक सकते हैं अगर कुछ गलत हो रहा होगा। दैट इज व्हाट इज गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी आती है उससे। मतलब क्या हुआ इसका? जब पब्लिक को पता होता है कि डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं ऑफिसर या सरकार कैसे डिसीजंस ले रही है, तभी वो ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल बना सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि एक सरकारी जो ऑफिसर है वो डिसीजन सही तरीके से ले रहा है कि गलत तरीके से ले रहा है, तो आप कैसे उसको अकाउंटेबल बना पाओगे? आपके पास कोई सेंस ही नहीं बनता अकाउंटेबिलिटी का उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना वो डिसीजन ले रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वो डिसीजन कैसे लिया जा रहा है उस टाइम पे। नेक्स्ट व्हाट वी कैन से इज पब्लिक स्क्रूटनी। याद रखिएगा, जब भी आप ऑफिसर बनोगे या कोई भी ऑफिसर जब काम कर रहा होता है और उस ऑफिसर को पता होता है कि उसका हर एक डिसीजन, जो भी वो डिसीजन लेंगे, वो सारे डिसीजन इज ओपन टू द रिव्यू ऑफ पब्लिक, तो वो हमेशा अपना बोल सकते हो आप अपना मैंडेट के हिसाब से ही डिसीजन लेंगे, जितनी उनकी हिम्मत है, जितना उनका पावर है, और जो सही है वैसा ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट इज बिल्डिंग ट्रस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या है? जब वी कैन से दैट कि जब पब्लिक को ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, तो गवर्नमेंट में उनका विश्वास बढ़ता है। जस्ट अ सेकेंड, गवर्नमेंट में उनका क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लोजली, ये आपको समझना होगा ये सारी चीजें। ठीक है, लेट अस टेक एन एनालॉजी। एक एनालॉजी से इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। इमेजिन करिए एक शहर, इमेजिन एक शहर की सरकार अपना बजट बना रही है। ठीक है, और बजट के लिए वो पब्लिक मीटिंग रखती है, जैसे ग्राम सभाओं में होता है वैसे ही एक म्यूनिसिपैलिटी अपना पब्लिक मीटिंग रखती है। वो हर खर्चे को ऑनलाइन पोस्ट करती है कि ये रोड में, ये नाली में, ये स्ट्रीट लाइट में खर्चा हो रहा है। और सिटीजन्स जो हैं उस पूरे के पूरे एरिया के, उस शहर के, उनको ये जानकारी आसानी से मिल जाती है कि किस रोड प्रोजेक्ट को क्यों चुना गया है या किस रोड प्रोजेक्ट को किसी आदमी को क्यों दिया गया है ठीक करने के लिए। ये सब चीजें अपडेटेड है। ये होगा एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम का एग्जांपल, जिससे सिटीजन को ट्रस्ट होता है कि उनका टैक्स का पैसा सही से यूज हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? दिस वाज द टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी विच वी हैव टू टॉक। इसको अच्छे से नोट्स वोट्स को पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ तो पूरा आ गया और कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? टॉपिक है कोड ऑफ, ये आपका ही टॉपिक है, जब सरकारी ऑफिसर बनोगे तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक सर्वेंट, ये टॉपिक है कि आपका एक सरकारी नौकर बनने के बाद कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसा रहिया आपका होना चाहिए, आप दूसरों के प्रति कैसे रहेंगे, आपका कैसा
आचार विचार होना चाहिए, यही बातें हैं। सो व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट जो टॉपिक है। देखिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे संविधान है ना हमारा, दैट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो एक स्पेसिफिक ग्रुप या उनके मेंबर्स के लिए बनाया जाता है। जैसे इस केस में हम बात कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट, उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उनका क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, और वो सारे रूल्स डिफाइंड होते हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मेन मकसद ये बताना है कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स दैट हैव टू बी डन, ताकि वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ वो पब्लिक सर्वेंट काम कर सके, उनको पता हो कि ये करना है और ये चीजें नहीं करनी है। वाई इज इट नीडेड, ये आप और मैं स्टेक होल्डर है ना, ये हम सब स्टेक होल्डर दैट इज पब्लिक और अदर एम्प्लॉइज जो होते हैं उनके वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करता है और उनके राइट्स को रेस्पेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्लियरली लिखा होता है तो आपको कभी भी कोई सप्रेस नहीं कर सकता। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ ब्रॉडर थिंग कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट आन पड़ी कि कोड ऑफ कंडक्ट सर्वेंट के लिए बनाया गया, सिविल सर्वेंट के लिए, कोड फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए एक इफेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिक सर्वेंट के लिए कुछ हाई स्टैंडर्ड के एक्सपेक्टेशन रखता है। जैसे क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड्स इन सर्विस, इसका मतलब अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से, बहुत निष्पक्षता से और बहुत डिलीजेंटली, मतलब बहुत लगन से करना होगा। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि मतलब कोई भी एक सरकारी नौकर नौकरी कर रहा है तो उसको बहुत ईमानदारी से काम करना है, उसको बहुत ही, आप बोल सकते हो, सबके लिए बराबर सोच के, दैट इज निष्पक्षता से काम करना है और बहुत डिलीजेंटली, दैट इज लगन से काम करना है। दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, ये लिखा हुआ है उसमें। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिंग विद इन द लॉ। इसका मतलब हमेशा कानून के अंदर रहकर काम करना है, किसको, पब्लिक सर्वेंट को। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका मतलब एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका बेसिक काम तो पब्लिक के साथ है और उनके कलीग्स के साथ, तो इनको अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं और जो आपकी पब्लिक है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ फेयरनेस और कर्टसी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ मिलना है, उनकी बातें सुननी है और उनको इश्यूज को रिजॉल्व करना है। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है। और तो और ये भी बोल सकते हो उनको कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए, जिस जगह पे कोई इंटरेस्ट हो उनका खुद का, वहां से बचना चाहिए। ऑफिशियल पोजीशंस का पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जाके कहीं भी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए हमारा, कॉमन फीचर्स ऑफ द कोड। क्या होते हैं कॉमन फीचर्स इन कोड के, ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझते हैं बस। कॉमन फीचर्स ऑफ द, आमतौर पर एक पब्लिक सर्वेंट कोड ऑफ कंडक्ट, उससे कोड ऑफ कंडक्ट, एक पब्लिक सर्वेंट के कोड ऑफ कंडक्ट से आप ये बोल सकते हो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उनकी बात करें। क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एक पब्लिक सर्वेंट के कोड ऑफ कंडक्ट का, कि वो जब फॉलो करें तो क्या करें। तो हम सबको क्या रहता है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट रहे तो वो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी मेंटेन करे, रहता है कि नहीं रहता है, पूरी तरह से ईमानदार हो वो पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट क्या, आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेशन रखता है एक पब्लिक सर्वेंट से कि कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से वो उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। कोई भी एक सर्वेंट है पब्लिक सर्वेंट, उसको डिवोशन होना चाहिए अपनी ड्यूटी के लिए,
ऐसा नहीं कि मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाया यार, तहसीलदार बन गया, नहीं नहीं मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना था, मन नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा तो नौकरी छोड़ दो भाई। जब जिस पद में हो उसके लिए आपको डिवोशन होना चाहिए, डिवोशन टू ड्यूटी, अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना। नेक्स्ट व्हाट वी कैन से, अवॉइड शेम, ऐसा कोई भी काम ना करें कोई भी पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिस में रहते हुए जिससे किसी भी पब्लिक सर्वेंट की बेइज्जती हो या उस पद की गरिमा कम हो, दैट इज अवॉइडिंग शेम, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म, हमेशा आपको एक कर्टियस नेचर बना के रखना है, एक प्रोफेशनल नेचर बना के रखना है। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट एंड यू आर वर्किंग फॉर अ पब्लिक, यू शुड हैव अ कर्टसी। अगर कोई भी आदमी आपके पास दुख में काम लेके आता है या कुछ भी काम का रिजोल्यूशन मांगता है तो आपको उसको भगा नहीं देना, पैरागॉन की चप्पल नहीं घसवानी, उसके रिजोल्यूशन उसको आसानी से करवा के देना है। जब भी पब्लिक ऑफिस में कोई आता है, एक बेचारा, बेचारा तो नहीं बोलना चाहिए मगर कोई भी एक आधा आता है, जनरली आपको पता होना चाहिए आर 70% ऑफ द कंट्री इज स्टिल एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री एंड द पीपल इन आर कंट्री आर सो स्केयर्ड टू गो टू दैट ऑफिसेज, द पीपल डोंट नो अबाउट, वो पत्थर देखते हैं ना, वो सरकारी ऑफिसर के पत्र देख लेते हैं या कुछ भी चीज, उनको हाथ पैर कांपता है डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर के ऑफिस में घुसने से। एक्चुअली आप डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर बने उन्हीं के लिए, उनको कभी नहीं, आपको डरना चाहिए उनसे, उनको नहीं। बट इट इज वाइस वर्सा इन इंडिया, हम देखते हैं कि ऑफिसर्स आर सो मच, मतलब इतने घुस गए होते हैं ना अपने सोशल प्रेस्टीज में, वो इतना उनको हवे में उठा दिया जाता है, ट्रस्ट में एक जॉब कर रहे हो उससे ऊपर कुछ नहीं है ये। बट कभी जाके देखो किसी डिप्टी कलेक्टर से मिलने के लिए, ही इज लाइक कि आई एम द किंग ऑफ दिस एरिया, यू आर नॉट द किंग ऑफ दिस एरिया, यू आर जस्ट डूइंग अ वर्क, यू आर गेटिंग अ सैलरी ऑफ 1.2 to 1 lakh रुपीज। करप्शन इज अनदर थिंग जिससे आप उड़ रहे होगे, बट द ओनली थिंग इज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट एंड यू हैव टू वर्क फॉर द पीपल। जिस दिन ये तैयारी चुन ली थी ना आप लोगों ने, उस दिन दिमाग में बैठा लीजिए आप, या तो तैयारी छोड़ दीजिए, काम करना है लोगों के लिए, ये मकसद होना चाहिए आपका। और लोग हमेशा दुख में ही आते हैं ऑफिसेज में, किसी को खुशी नहीं है आपके ऑफिस में आने का, ये कलेक्टर साहब से मिल के आते हैं, आज तहसील में आते हैं, जस्ट गो एंड सी, कभी तहसील घुस के देखना, लोगों को इतना डर होता है ना कि साहब बैठे हैं, साहब बैठे, साहब बैठे हैं ठीक है, साहब आपके लिए बैठे हैं, डरने के लिए नहीं। सो यू शुड हैव अ प्रोफेशनलिज्म, यू शुड हैव अ कर्टसी, कि आप उनका काम कर सकें अच्छे से, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को जब बन जाएंगे तो। देन मुरार, मालूम पड़ा मेरे को ही निकाल दिया ऑफिस से, बोले कौन, हाँ ठीक है कभी पढ़े थे इनसे बट अब तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत, हाँ भारी टेंशन। बट जनरली ऐसा नहीं होता, नहीं निकालोगे मेरे को पता है। देखो मैं अभी बटरिंग नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है फ्यूचर ऑफिसर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉरल कंडक्ट, मतलब किसी भी आपको अनैतिक टाइप के, इमोरल टाइप के या करप्ट टाइप के काम में शामिल नहीं होना है अपने जीवन में, ये आपको एक बेसिकली हम समझते हैं एज योर कोड ऑफ कंडक्ट, एज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आपके अंदर ये बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट यू शुड हैव अ पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी होनी चाहिए, सॉरी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए। मतलब आप एक सरकारी ऑफिसर हो ना, आप इस पार्टी के पक्ष में हो ना उस पार्टी के, यू शुड बी न्यूट्रल, आपको बीच में रहना है, भले आपका आइडियोलॉजी कुछ भी हो। वो अभिषेक भैया पंचायत सीरीज टाइप का आपको नीना देवी जी के साथ नहीं घूम देना है, ठीक है, लॉ की छाप में, आपको सेंटर में रहना है, यू आर अ सरकारी नौकर। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है जो पब्लिक को आउट नहीं करनी है तो आपको वो नहीं करनी है, किसी को भी रिवील नहीं करनी, अपने घर में भी नहीं करनी किसी को, माँ बाप को या भाई बहन को भी, ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। दिस आर द कोड ऑफ कंडक्ट दैट यू शुड बी गेटिंग, जो आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स एंड लीगल बैकिंग, क्या है इसके अराउंड। एक कोड ऑफ कंडक्ट के काफी फायदे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मैंने बात की,
ये पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। इसके साथ साथ इट इज अ गाइड फॉर द बिहेवियर, इजंट इट, ये एक गाइड की तरह काम करता है जो सभी बिहेवियर ऑफिसर्स के बिहेवियर को एक टाइप का रखता है और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है। इसका मतलब इससे रूल्स और पनिशमेंट में जो पनिशमेंट होता है उसमें कंसिस्टेंसी आती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक हमारे देश में केस हुआ था, दैट वाज जस्टिस वाई के सबरवाल। हाँ, जस्टिस वाई के सबरवाल, इसको लिख सकते हो कभी काम आया तो। उस केस में वाई के सबरवाल जी ने कहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को वॉयलेट करना या कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स का वॉयलेशन होने पर सजा मिल सकती है एक पब्लिक सर्वेंट को। और इसी के बाद इसी के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये एक कानून बनाया गया था हमारे देश में जो गवर्नमेंट सिस्टम में क्रिमिनल जस्टिस को कंट्रोल करता है आज की डेट में। ठीक है, तो ये आपको वाई के सबरवाल जी का वर्डिक्ट याद रहना चाहिए, थोड़ा सा काम आ सकता है जीवन में। नेक्स्ट बड़ा टॉपिक जो करेंगे ट्रांसपेरेंसी के बाद आज, वो है नेक्स्ट चैप्टर करप्शन। क्या होता है करप्शन, सबको पता है, सबने झेला है, सबने देखा है, सब समझते हैं ये। देखो भाई, करप्शन का सीधा सीधा मतलब है पावर या अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना। आपको जो सरकार पावर दी है या आप जो ऑफिसर बन के पावर रखे हैं उसका कहीं आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट इज करप्शन। और करप्शन कब होता है, जब आप पर्सनल फायदे के लिए अपने पावर को यूज करते हैं। ये सिर्फ एक रिश्वत लेना नहीं है, एक ब्राइब, पैसे वाली ब्राइब लेना नहीं है, बट ये पब्लिक पॉलिसी को डिस्टॉर्ट करता है। ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा ले ली, भाई साहब जो पैसे लेके काम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो काम लीगल नहीं है तभी तो पैसे लेके हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को डिस्टॉर्ट करता है, सरकार की बनी हुई गलत करता है और हमारे रिसोर्सेज को गलत जगह एलोकेट करवा दी जाती है। एक किसी लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 करोड़ का एक डैम का प्रोजेक्ट है, उस डैम के प्रोजेक्ट को 10 करोड़ में बनना था। अब बहुत सारे लोगों ने बिडिंग की 10 करोड़ के आसपास, और आपको एक आदमी को देना था, लोएस्ट बिडर था, उसको आप दे दिए। और लोएस्ट बिडिंग वाले को कैसे मालूम पड़ा कि वो लोएस्ट बिड था, क्योंकि उसने आपको 50 लाख रुपए पहले से दिए थे और आपने उसको पहले ही बता दिया, भैया देखो 9 करोड़ 90 लाख का आ चुका है लोएस्ट में, आप 9 करोड़ 89 लाख 999 रुपीज कर दो, 1 रुपया कम, आपको बिडिंग मिल जाएगी। या अनदर एग्जांपल, एक नाली बना रहा है कोई बहुत बड़ा बहुत ठेकेदार, और वो ठेकेदार जब आपके पास आता है, सर ठेका दे दो, आप बोले ठीक है दूंगा, 10% मेरा, ये चलता है 10% रूल आज भी ऑफिस में, ट्रस्ट मी वो व्हेन आई एम सेइंग सो। 10% आप उसको देंगे, अब वो आदमी जाएगा। अब जब वो रिसोर्स अलॉटमेंट आपका लेट्स टेक 10 लाख का था, 10% उसका 1 लाख सरकारी ऑफिसर्स हो गया, बचा कितना इसके पास, 9 लाख रुपए बचा। ऑब्वियसली 10 लाख रुपए का अगर काम होना था, मतलब 10 लाख रुपए आपने कहीं ना कहीं एक सर्वे करके एनालिसिस करके वो डाटा निकाला होगा ना कि इतने की बिडिंग होनी चाहिए कम से कम। अब सोचो 9 लाख रुपए उस ठेकेदार के पास, और उसकी भी कहीं ना कहीं करप्ट दिमाग, उसको भी ज्यादा कमाना है, तब वो क्या करेगा, वो बनाएगा तो जरूर, बट खराब क्वालिटी का नाली बना के चला जाएगा, और इससे आप ही के रिसोर्स खराब हो रहे हैं भाई। जो 10 साल चलना था वो 4 साल चलेगा। तो ये होता है करप्शन। ठीक है, आप समझे करप्शन क्या होता है। अब इसमें करप्शन क्यों हो गया भाई स्क्रीन में हमारे, चलो चलो, तो थोड़ा सा समझते हैं करप्शन का फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला है इसका, एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, दैट इज मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। इसको लिख के रखो, ये छाप देना जाके, करप्शन पे क्वेश्चन आया तो। मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स टू करप्शन। वाओ, मजा आ गया ना देख के, समझ कुछ नहीं आया, समझो। जब किसी के पास किसी चीज की मोनोपोली होती है, मोनोपोली मतलब क्या होता है, मोनोपोली मतलब होता है किसी भी इंसान के पास किसी चीज की 100% पावर है, मतलब वही करता धरता है। मोनोपोली जैसे जियो के आने से सारे के सारी कंपनियां बंद हो गई, अगर एयरटेल और बीएसएनएल बंद हो गई तो मतलब जियो ही एक मोनोपोली रहेगा पूरे देश में। आपको लेना है तो उसी से सिम लो, वरना आपके पास मोबाइल फोन नहीं हो सकता सिम। ये होता है मोनोपोली। जब किसी के पास किसी चीज की मोनोपोली हो, मतलब किसी ऑफिसर के पास पूरा पावर हो उस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है, जब उसके पास पूरा डिस्क्रिशन हो, जब वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हो या सकती हो कि क्या और कैसे करना है, और जब
ये डिस्क्रिशन भी हो गया, मोनोपोली हो और उसके पास डिस्क्रिशन मतलब वो क्या करना है कैसे करना है सब वही डिसाइड कर ले। माइनस अकाउंटेबिलिटी मतलब, और जब उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, उसको कुछ नहीं होगा, खराब नाली बनेगा तो कुछ नहीं होगा, वो पैसे लिए बैठ गए, बाद में अकाउंटेबिलिटी किसकी आएगी, जब बाद में सर बैठेंगे तो वो आएगी, अरे भैया हमने तो ठेकेदार को बोला था, पैसा दिया था, ठेकेदार ने खराब बनाया, मतलब माइनस अकाउंटेबिलिटी, तो करप्शन होना लगभग तय है। समझे आप लोग। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ करप्शन। ये तो आपको पता होगा, एक पॉलिटिकल करप्शन होता है। पॉलिटिकल करप्शन जब नेता होते हैं ना, हमारे विधायक, एमपी, पार्षद, इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं सब, ये अपने पर्सनल फायदे के लिए पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या, जैसे इलेक्शंस में ब्लैक मनी को यूज करते हैं और वोट खरीदते हैं, वो भी एक करप्शन हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ करप्शन इज पब्लिक करप्शन। जब एक पब्लिक पब्लिक ऑफिशियल, एक ऑफिसर, एक ब्यूरोक्रेट ऑफिशियल फायदा, ऑफिशियल्स जो होते हैं वो प्राइवेट फायदे के लिए ऑफिशियल पावर का मिसयूज करते हैं, तब वो आपका पब्लिक करप्शन होता है। ठीक है, जैसे किसी को बिना एलिजिबिलिटी के लाइसेंस दे दिए 2,000 रुपया लेके, दैट इज पब्लिक करप्शन। और आखिरी होता है प्रोफेशनल करप्शन। व्हाट इज प्रोफेशनल करप्शन? जब डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल्स अपने फील्ड में अनएथिकल काम करते हैं, जैसे नकली दवाई बना रहे हैं कोई डॉक्टर, या फ्रूट प्रोडक्ट बना रहा है कोई इंजीनियर, या हार्मफुल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो वो होगा प्रोफेशनल करप्शन। ठीक है, अपने काम के प्रति वो सही नहीं है ना। ये सब करप्शन और करप्शन समझ लिया। अब क्या कॉजेज होंगे करप्शन से, होता क्या है, फर्क क्या होता है? करप्शन कर रहे हैं, करने दो भैया, करप्शन कर रहे हैं करने दो। तो समझते हैं क्यों हम रोकना चाहते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन। भारत में करप्शन के कई अलग अलग कारण हैं और धीरे धीरे सब बढ़ भी रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पॉलिटिक्स की बात की, तो पॉलिटिकल कॉजेज हैं इसके, समझते हैं क्या है पॉलिटिकल कॉजेज इसके। लेट अस टॉक अबाउट ब्लैक मनी इन द इलेक्शन। वन ऑफ द मेजर इशू इन द इलेक्शन। 40 लाख रुपए बोलती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप खर्चा कर सकते हैं। और आप सबको पता है, एक पार्षद के चुनाव में 10 लाख खर्चा हो रहा है, महापौर के में 2 करोड़ हो रहा, और एमएलए के चुनाव में 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ जा रहा है। उतना अलाउड नहीं है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं उतने, तो भाई आप कोई चेक में तो दे नहीं रहे हो। मतलब ब्लैक मनी, दैट इज काला धन का काफी इस्तेमाल होता है हमारे देश में इलेक्शन में। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आपने नेक्सस एकेडमी को 8,000 रुपए देके ये कोर्स लिया है, और उसके बाद आप बोलें कि मैं ना पढ़ाऊं, तो आप वसूलेंगे तो ना कैसे करके, सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बस सेम है भैया यहाँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इलेक्शन में 10 करोड़ रुपया, तो आप 12 करोड़ रुपया करप्शन से रिकवर करेंगे, अपने सरकार में आने के बाद कोशिश करेंगे। तो इट इज अ वन ऑफ द मेजर इशू, द कॉजेज ऑफ करप्शन इन इंडिया। 10 करोड़ खर्चा कर रहे हो, जब वोटिंग करने जा रहे हैं सब 2-2 हजार रुपया का नोट लेके, तो वो 2,000 रुपया वो फ्री का नहीं दे रहा, बाद में आएंगे ना भैया पावर में निकालेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन से पॉलिटिकल कॉजेज में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब जब क्रिमिनल केसेस वाले लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, इन इंडिया देयर आर ऑलमोस्ट 40% पीपल हु आर हैविंग, हमारे उसमें संसद में, हु आर हैविंग सम टाइप ऑफ केसेस ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन देम। इनफैक्ट कई के ऊपर तो मर्डर और रेप के भी चार्जेस हैं। तो ऐसे लोग जब बैठेंगे पॉलिटिक्स में तो क्या ही होगा समझ लो। ये हमारे देश के संविधान बनाने, संविधान चलाने वाले लोग हैं, द लॉ मेकर्स ऑफ द कंट्री आर सम हाउ 40% पीपल आर सम हाउ सम हैविंग सम क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो ये एक करप्शन ही तो है। एंड वन ऑफ द बेसिक रीजन इज क्रोनी करप्शन। व्हाट इज क्रोनी करप्शन? ये एक वर्ड है, क्रोनी करप्शन, कैपिटलिज्म, सॉरी क्रोनी कैपिटलिज्म। जब पॉलिटिशियंस होते हैं और बिजनेसमैन मिलकर काम करना चालू कर देते हैं, तो बहुत बड़ा एक मोनोपोली क्रिएट होती है, और वो अनफेयर टाइप का सिचुएशन बन जाता है। मेरे को हंसी क्यों आई, राहुल गांधी को याद कर लो, क्या हल्ला करते रहते हैं वो संसद के अंदर। दैट इज व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म, अभी देश में चल रहा है हमारे। और वही होता है एक करप्शन का तरीका। इतने बड़े हो जाते हैं कुछ बिजनेसमैन कि सब कुछ हमारे देश का उन्हीं के हाथ में हो जाता है। एंड दैट टू हमारी पॉलिसीज, हमारे पॉलिटिशियन उनके हिसाब से बनाते हैं। ट्रस्ट मी, एक पॉलिटिशियन एक सब बड़े से बड़े बिजनेसमैन को 10 मिनट में खत्म कर सकता है। सरकार ऐसी पॉलिसी बना दे उनका बिजनेस ठप हो जाए,
बट हर एक पॉलिसी हमारे देश में उनके हिसाब से बनने लगती है जो बड़े बिजनेसमैन हो. That is what is a crony capitalism and a type of corruption. These are the political issues. Next, we will talk about economic issues, economic causes. What are the economic causes? तो one of the major causes informal sector. क्या है? Informal sector एक cause है इसमें. अनरेगुलेटेड बिजनेसेस जो होते हैं ना, अक्सर लॉ से बचने के लिए रिश्वत देते हैं अपने अपने ऑफिसेस. कोई रेडी वाला लगा है, कोई ठेला वाला लगाया है अपना, लेट से मोमोज बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, उसको आएंगे वहां निगम के ऑफिसर्स, रट ले 1 महीने का 5,000 अंदर लगाओ. दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर. इतना डरता है चीजों से कि वो कहीं कुछ नहीं, टेंशन ही टेंशन. ठीक है. नेक्स्ट इज हाई इनइक्वालिटी इज देयर. जब गरीब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिश्वत देने को मजबूर हो जाते हैं तो एक इकोनॉमिक करप्शन चालू हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एक पॉलिटिशियन हो, ऐसे फोन पकड़ेगा, ऐसे लगाएगा, हाँ भैया ये काम करना है इनका, कर दो. कोई करप्शन नहीं हुआ, पैसा वैसा नहीं लगेगा. वहीं एक बेचारा एक गरीब आदमी जाके घूम रहा है, पैरागॉन की चप्पल पूरी घिस जा रही, और तब भी अंत में उसको 1,000-2,000 रुपए देना पड़ता है. बोलते हैं ना, बाबू को 200 दोगे तब तो फाइल ऊपर पकड़ेगा वो, वरना फाइल नीचे दबी रह जाएगी जीवन भर के लिए. That is what is high inequality in our country and economic corruption. Next, we will talk about administrative causes. What are the administrative causes of corruption? So we can say here is politicization of bureaucracy. मतलब जब ऑफिशियल्स का ट्रांसफर या पोस्टिंग पॉलिटिकल मोटिव पर डिपेंड करता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ उत्तर प्रदेश. जब उत्तर प्रदेश में अभी सरकार आई थी योगी आदित्यनाथ की, तो उसके पहले कौन थे? अखिलेश थे. जैसे ही अखिलेश हटे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के क्षेत्र के 5 डिस्ट्रिक्ट आसपास के सारे ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया और उनको नेपाल बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर, अंदर अंदर के जिलों में भेज दिया गया जो सेंटर पे थे. तो ये होता है क्या, वो चूज करते हैं अपने ऑफिशियल्स को सब. दैट इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी. नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन से, now we will talk about not now we will talk about consequences of corruption. क्या होता है consequences corruption का? सब नोट्स में है, नोट्स को सामने रखे रहो, जो मैं बोल रहा हूँ सब दिखते जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ आधी चीजों को तो. ठीक है. करप्शन के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और बहुत हद तक सिर्फ नुकसान ही नुकसान है. ठीक है. सबसे पहले आप बोल सकते हो इसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे सोशल फैब्रिक को डिग्रेड कर रहा है ये. मतलब क्या हुआ, इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है. इस करप्शन होता है तो सरकार की क्रेडिबिलिटी कम होती है और गरीब लोग और भी एक्सप्लॉइटेड फील करने लगते हैं. सबसे ज्यादा करप्शन की मार गरीबों को ही पड़ती है, याद रखिएगा. ये हो गया आपका एक सोशल फैब्रिक का इशू. नाउ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई है. इसका मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है इससे. हमारे देश में 1990-95 के बीच में लाइसेंस राज हटाया गया. इसके पहले क्या होता था, लाइसेंस राज को बोलते थे 90s के पहले को, मतलब 1991 में जब मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया, जब हमारी सरकार की हालत बहुत टाइट थी, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का बचा था, तब ये लाया, तब तो कुछ कम हुआ. इसके पहले तो और खतरनाक, हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए, और हर लाइसेंस के लिए हर ऑफिसर को रिश्वत चाहिए होती थी. तो इससे ईज ऑफ, आपने एक बिजनेस खोलना है तो 50 प्रकार के क्लियरेंस चाहिए, 50 प्रकार के ऑफिसर्स के साइन, मतलब 50 प्रकार के करप्शन. इससे आप बिजनेस खोलने के लिए आप सोचोगे नहीं, बोले बिजनेस खोलने के पहले ही 50 लाख तो मेरे को किस में देना है, करप्शन में. तो इससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आते हैं, एफडीआईज, एफआईआईज, ये सब कम होते हैं. वो डिस्करेज होते हैं कि ये देश में बहुत करप्शन है भैया, पैसा जाएगा तो निकलना बड़ा मुश्किल है. ठीक है. तो ये एक इकोनॉमिक कॉज हो गया. नेक्स्ट आप बोल सकते हो इकोनॉमिक कॉज में वेलफेयर स्कीम्स फेल हो जाती हैं. मतलब सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो पैसे की, मतलब करप्शन की वजह से गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती. अभी अच्छा हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटीज जब से आई हैं, सरकार के सीधा पैसे खाते में आ रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे महतारी वंदना योजना, 1,000 रुपए जो खाते में आ रहे हैं, अगर वो कोई ऑफिसर के हाथ में होते देने के लिए ना, तो 200 रुपए उनके जेब में, आपको 800 रुपए मिलता हाथ में. तो ये आज भी कुछ स्कीम्स में है जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ना हो, तो उन जगहों पे करप्शन देखने को मिलेगा आपको. और इससे हमारे देश में टैक्स चोरी बढ़ती है, ब्लैक मनी बढ़ता है, और हमारे जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा, क्या बोल सकते हो आप, काला धन बन जाता है. ठीक है. एक और कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है करप्शन का, पुअर पब्लिक सर्विस.
करप्शन की वजह से मेजर प्रोजेक्ट्स में देरी आती है और उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जैसे कि रोड्स और ब्रिजेस। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया इन सब के लिए, व्हाट आर सम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एफर्ट्स, हम समझेंगे। भारत सरकार ने करप्शन को रोकने के लिए काफी सारे टाइम टाइम पे रिफॉर्म लाए। जैसे सबसे पहला, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको नोट से पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है कि एकदम डीप में एक्सप्लेन करूँ, वो नोट्स ही है तो क्या करना है। जैसे एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया था हमारे देश में 1988 में। ये कानून क्या है, ये कानून रिश्वत लेने और देने को डिफाइन करता है। इसके पहले तक 1988 के पहले ये भी डिफाइन नहीं था कि करप्शन क्या है, रिश्वत लेना और देना क्या है। तो ये रिश्वत लेना और देना को डिफाइन करता है, और करप्ट ऑफिशियल्स को सजा देने का प्रावधान, दैट इज प्रोविजंस, भी हमारे सरकार में यहीं से आए थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड आया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। क्या आया था, एक बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 में। ये क्या था, इससे बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ठीक है, सरकार को ये शक्ति मिलती है इससे। नेक्स्ट, अभी आपने देखा था 2013 में अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन के बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया 2013। इससे एक इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज लोकपाल बनाई गई थी, जो बड़े ऑफिशियल्स के खिलाफ भ्रष्टाचार को रोकता है। ठीक है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर हैं। और चौथा आप बोल सकते हो विसिल ब्लोअर एक्ट। विसिल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, सीटी बजाना। तो सीटी बजा के आप क्या करते हो, ध्यान एकत्रित करते हो। सीटी कौन बजाता है, जिसको ध्यान खींचना होता है। सीटी मारते हैं ना लोग इन नेगेटिव कोनोटेशन। वैसे ही विसिल ब्लोअर एक्ट है, ये एक्चुअली में अगर कोई करप्शन हो रहा हो, उन लोग, अगर एक आपके आंख के सामने करप्शन हो रहा है और आप उसको जान रहे हो, तो ये विसिल ब्लोअर एक्ट, आप कहीं सरकारी ऑफिशियल को जाके बता देते हो तो आपको सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने करप्शन को एक्सपोज किया। जो करप्शन को एक्सपोज करता है उसको विसिल ब्लोअर बोलते हैं। ठीक है, अच्छे कोनोटेशन में है यहाँ पे। इसके बाद सरकार ने ये सारे स्कीम्स लाए, ये सब रट लेना। ठीक है, ये सब। इसके बाद नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव सच एज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस अब आ गया ना, ई गवर्नेंस हर चीज में। ऑनलाइन सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं, जन धन अकाउंट्स बनाए गए। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन सरकारी ऑफिशियल्स और पब्लिक का कम होता जा रहा है, जिससे रिश्वत के चांसेस कम होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जीआरएम भी है, दैट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये क्या होता है, ये पब्लिक की कंप्लेंट को टाइम पर रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है एक मैकेनिज्म, कि कितने टाइम में कितना आपको हर एक जो जो आपके कंप्लेन आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करना ही करना है। इसके बाद हमने हमारे देश में करप्शन को कम करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए गए थे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म कुछ कैसे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म की मैं अगर बात करूं तो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन किया गया था 90s में, जिससे ब्यूरोक्रेसी का पावर कम हुआ था लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से। फिर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म जीएसटी था, इससे टैक्स सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट हुआ और सिंपल हो गया। और अभी तो सिर्फ दो हिस्से में हो गया, 5% और 12% का, 18% का ही सिर्फ स्लैब रखा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे हम, पहले तो 0, 5, 12, 18, 28 था, अब सिर्फ दो स्लैब है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है हमारे देश में। इसके साथ साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी किए गए, डिस्क्लोजर किया जाता है। अब कैंडिडेट को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड और एसेट्स के डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ वेबसाइट में जाइए, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक और एमएलए में कितने केसेस हैं, कितना पैसा है उनके पास, सब कुछ का डिटेल आपको अभी भी मिल जाएगा। क्लास के बाद देख लीजिएगा। तो ये एक अच्छी चीज है, आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, ना आखिरी टॉपिक आज का होगा विसिल ब्लोअर। क्या है आखिरी टॉपिक आपका, विसिल ब्लोअर। तो विसिल ब्लोअर का मतलब क्या है, अभी 2 मिनट पहले मैंने समझाया हु इज विसिल ब्लोअर। तो देखिए, एक विसिल ब्लोअर वो इंसान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले इलीगल, अनएथिकल या करप्ट एक्टिविटीज को एक्सपोज करता है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं या आप बाहर हैं, कहीं भी हैं, आपको दिख रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, अनएथिकल एक्टिविटी हो रही है या कोई करप्ट एक्टिविटी हो रही है, और आप उसको एक्सपोज करते हैं, तब आप विसिल ब्लोअर कहलाएंगे।
व्हाट इज द पर्पस, क्यों एक्सपोज कर रहे हैं भाई? इनका मकसद पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। सरकार का काम सही से नहीं चल रहा है, इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं वहां पे, तो उसको आप एक्सपोज करोगे तो पब्लिक के लिए तो, हमारे आपके लिए तो अच्छा होगा। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन कर रहा है तो विसिल ब्लोअर उसकी इंफॉर्मेशन को सामने लाता है, उजागर करता है, चेहरा पास करता है उसका, ठीक है। इसी के लिए हमारे देश में द विसिल ब्लोअर एक्ट, द विसिल ब्लोअर एक्ट, सॉरी विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 लाया गया था। भारत सरकार ने विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो करप्शन का भांडा फोड़ करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाए। इस एक्ट में मकसद करप्शन को रिपोर्ट करने का एक सिस्टम बनाना था और विसिल ब्लोअर को सुरक्षा देना था, दैट इज प्रोटेक्शन देना था। भैया इतने बड़े ऑफिसर का वो चिट्ठा खोल दे रहे हो, टुक 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 कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो बचाना है भैया उनको, ठीक है। डर नहीं होना चाहिए किसी को बताने के पहले कि मैं बता दिया मैं विसिल ब्लोअर बन गया तो मेरे साथ क्या होगा। So what is the objective of the Whistleblower Protection Act 2014? We can say ये एक्ट किसी भी इंसान, यहां तक कि एक पब्लिक सर्वेंट को भी करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ कंप्लेंट करने का अधिकार देता है। अगर आप एक सरकारी, लेट से डिप्टी कलेक्टर बन गए, आप देख रहे हो कलेक्टर गलत कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी, ठीक है। नाउ प्रोटेक्शन क्या है इसमें? एक्ट का सबसे बड़ा फीचर यही है, विसिल ब्लोअर की आइडेंटिटी को बताना नहीं है किसी को, उसकी आइडेंटिटी कभी नहीं निकलेगी बाहर, किसी को नहीं पता चलेगा आपने विसिल ब्लो की थी, तभी तो उनको विक्टिमाइजेशन से बताया जा सकता है, इजंट इट। अगर पता चल गया, मालूम पड़ा अभी विसिल ब्लो कर दिया आपने, अभी तो सरकार 2 साल प्रोटेक्शन दे दिया आपको, 4 साल बाद आपके साथ कुछ हो गया तो, इसीलिए आपने कहीं विसिल ब्लो किया, आपका नाम किसी को पता नहीं चले, ठीक है। इस पर्टिकुलर विसिल ब्लोअर एक्ट में 2014 के, अब कहां विसिल ब्लो करोगे, तो एक अथॉरिटी बनाई गई, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जहां जाके आप क्या कर सकते हो, इसको कंप्लेन कर सकते हो। और भाई कहीं जाके आप कंप्लेन करोगे तो उनको तो आइडेंटिटी आपकी पता चल ही जाएगी, तो एक पेनल्टी भी रखी गई इसमें। अगर कोई भी वहां पे ऑफिसर, जो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वहां विसिल ब्लोअर की आइडेंटिटी को रिवील करता है या उनकी नीयत जो है गलत रहती है कंप्लेन करने के लिए, तो उनको पेनल्टीज पड़ती है उसमें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी आप एक चीज है कि अगर आप विसिल इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर किसी का भी करप्शन का भांडाफोड़ करना चाहते हो तो 7 साल के अंदर हुए करप्शन को ही आप कर सकते हो। मतलब आज अगर हम बैठे हैं तो इससे 7 साल पहले तक कुछ भी इस दौरान किया है किसी ऑफिसर ने, उसका किया जा सकता है। अगर 8 साल पहले किया है तो वो गंगा नहा लिया, उसका नहीं होगा। 7 साल का एक टाइम लिमिट इसमें रखा गया है। इसके बाद इसी विसिल ब्लोअर एक्ट में 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ और 2015 में द विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल आया एक 2015 में, ठीक है। ये अमेंडमेंट एक्चुअली लोकसभा में 2014 एक्ट के बाद लाया गया था, लेकिन इसको काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे, अपोजिशन बहुत इससे हाहाकार मचाने लगा और ये पास नहीं हो पाया, ये आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, वी हैव नाउ कंप्लीटेड द सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी। वी हैव एक भी टॉपिक नहीं बचा है आपका फिलॉसफी का, ठीक है। तो अब इसको पूरा रिवाइज करना है। आई नो बहुत टफ टॉपिक है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था, बहुत नई चीजें थी, बट दिस इज इट। यही सारे पेपर जो 75 नंबर है, पेपर निकलने और ना निकलने का मेंस में मेन बनता है। लोग होते हैं ना 5 बार 4 बार मेंस लिख रहे हैं और इंटरव्यू तक नहीं जा पा रहे हैं, जो तो उसका रीजन क्या है कि ये जो सोशियोलॉजी फिलॉसफी, ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। इसको अच्छे से पढ़िए, आपको हर चीज एकदम टॉप नॉच मिला है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना अच्छा मटेरियल आपको भी फिलहाल नहीं प्रोवाइड करेगा इंग्लिश में। तो और अगर जाओगे ना फिलॉसफी का नोट्स लेने बड़े बड़े यूपीएससी के बुक से, तो फिर तो छोड़ ही दो, ऑप्शनल पढ़ जाओगे तो भी समझ नहीं आना है, ठीक है। सो ट्रस्ट दिस ऑल थिंग्स। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू फिलॉसफी, आई एम हियर, ठीक है। पढ़ना चालू करो, अच्छे से रिवाइज करो, कीप स्माइलिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस। चलो।